नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार ग्रो कर रही है, तो आपको हैरानी नहीं होगी और आपको ये भी हैरानी नहीं होगी कि देश की सबसे पुरानी, सबसे लंबे समय तक देश पे राज करने वाली पार्टी कांग्रेस इस समय बुरे दौर में गुजर रही है। तो इसी पे बात करते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार ग्रो कर रही है और बीजेपी का यूपी में एक के बाद एक चुनाव जीतना इसकी प्रमुख वजह है। और अगर हम ये देखें ना कि बीते 10 वर्षों में कोई ऐसा चुनाव नहीं है जो बीजेपी हार गई हो। इसी के चलते बीजेपी के टिकट के लिए मारामारी मची हुई है। दूसरी ओर इंडिया अलायंस में खास तौर पे कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर के अभी तक कोई फार्मूला सामने नहीं आया है। यूपी में आम चुनाव लड़ने और आसानी से जीत जाने की संभावना सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही है। अन्य दलों के उम्मीदवारों के लिए इसका उलट है। गैर बीजेपी दलों के अन्य नेताओं की बात छोड़ भी दी जाए तो पार्टी के जो दिग्गज हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ना और जीतना उनके लिए आसान नहीं रह गया है। इसी के चलते कई नेताओं ने यूपी से किनारा कर लिया है। इसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं राहुल गांधी जैसे दिग्गज नेता। हालांकि उनको दिग्गज कहना आज की तारीख में सही नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। कांग्रेस उनमें प्रधानमंत्री का फेस देखती है, तो उनको दिग्गज कह देते हैं। राहुल गांधी अपने परिवार के परंपरागत अमेठी लोकसभा चुनाव को छोड़कर केरल की मुस्लिम बहुल वायनाड लोक सीट से चुनाव लड़ने चले गए। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी लोकसभा सीट से मोदी को चुनौती देने आए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी वाराणसी में जब उनको करारी हार लगी तो उसके बाद से उन्होंने यूपी की तरफ देखना ही बंद कर दिया। बीजेपी की यूपी में इतनी तूती बोल रही है, इतना बड़ा कद हो गया है बीजेपी का उत्तर प्रदेश में कि प्रियंका वाड्रा गांधी तक यहाँ से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। जबकि कांग्रेसी प्रियंका गांधी वाड्रा को गांधी परिवार के सबसे सुरक्षित रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने का लगातार शिगुफा छोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि रायबरेली की मौजूदा सांसद सोनिया गांधी हेल्थ इश्यूज के कारण लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं और रायबरेली गांधी परिवार का अजय दुर्ग माना जाता है और 2024 के महासमर में उत्तर प्रदेश की इकलौती बची सीट को बचाए रखने के लिए कांग्रेस अपना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार है। पिछले चुनाव में अमेठी गंवाने के बाद पार्टी इस बार रायबरेली को लेकर के कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि वो रिस्क फैक्टर क्या होने वाला है। लगातार 5 बार चुनाव जीत रही सोनिया गांधी इस बार हेल्थ इश्यूज के कारण ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ज़्यादा सक्रिय नहीं है। वहीं भाजपा अमेठी जीतने के बाद अब रायबरेली में भी कमल खिलाने की तैयारी में है। दोस्तों, आप ये बात अंडरलाइन कर लीजिए। और देश की राजनीति में अगर कोई पार्टी सबसे अधिक फतेहाल अ, दिखाई दे रही है तो वो है कांग्रेस पार्टी। और ये भी सच है कि देश की सबसे पुरानी और देश में लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी कांग्रेस राजनीतिक रूप से शायद अपने इस समय सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। देश को इस पार्टी ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए, लेकिन आज आज देखिए कांग्रेस के पास लोकसभा में इतने सांसद भी नहीं है कि उसे ऑफिशियली विपक्ष का दर्जा मिल सके। इससे बुरी और बात क्या होगी। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस की हालत और पतली हो गई है।
उत्तर प्रदेश में पहले से कांग्रेस पर हमलावर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। आ आप समझ सकते हैं ना, जो आदमी कमज़ोर होता जा रहा है, उस पे कोई भी आदमी हमला कर देता है। तो आज की तारीख में अखिलेश यादव उसी स्थिति में हैं। हालाँकि उन्हें अपना नहीं पता है कि उनके पैर ज़मीन पर हैं भी हैं या नहीं हैं। तो मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस की। कांग्रेस के साथ सीटों के तालमेल को लेकर के बातचीत कर रहे और विपक्षी गठबंधन में शामिल होने के बावजूद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने गुजरात जाकर मंच से ही अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस की हालत का अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि जिस नीतीश कुमार ने सभी सभी रीजनल पार्टीज़ को अपने मतभेद भुला करके कांग्रेस के साथ आने के लिए कहा था, अब आज की तारीख में उन्हीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कांग्रेस की तीखी आलोचना कर रही है। ये हालात क्यों बने? पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस भी अधीर रंजन के राष्ट्रपति शासन वाले बयान से बौखलाई हुई है। आज हालत ये हो गई है कि लालू यादव की आरजेडी, नीतीश कुमार की जेडीयू बिहार में कांग्रेस को लड़ने के लिए लोकसभा की ज़्यादा सीटें तक देने को तैयार नहीं है। और यही रवैया उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का है। और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ अपने समझौते को सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि ये भी सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब, हरियाणा और गुजरात समेत कुछ अन्य राज्यों में कांग्रेस की सीटें, इतनी सारी सीटों की डिमांड कर दी है, जिसे पूरा कर पाना कांग्रेस के लिए पॉसिबल नहीं है। महाराष्ट्र में भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे अपनी-अपनी सीटों को लेकर के पूरी तरह से मतलब टूट जाने के बावजूद कांग्रेस पर ज़्यादा सीटें देने का दबाव डाल रहे हैं। तो कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है, कोई भी उसे पैर मार के जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस अपने सहयोगी दलों की बात मान लेती, तो फिर उसके पास लड़ने के लिए शायद लोकसभा की 200 सीटें भी ना बचें, जबकि कांग्रेस पिछले यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 421 सीटों पे चुनाव लड़ी थी। हालाँकि क्षेत्रीय दलों की भी अपनी बहुत सारे उनके इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस और महाराष्ट्र की एनसीपी, उत्तर प्रदेश की आरएलडी और जम्मू कश्मीर की पीडीपी समेत कई पार्टियों का जन्म तो कांग्रेस से ही निकल के हुआ है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और कई पार्टियों का जन्म कांग्रेस से निकल के हुआ है और कांग्रेस के वोट बैंक को छीन करके ये दल और ज़्यादा मजबूत बने। वहीं आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय जनता दल जैसे कई दल हैं जो कांग्रेस के वजूद को खत्म करके ही उन्होंने खुद को सरवाइव किया है। और ऐसे सभी दलों को ये डर सता रहा है कि कांग्रेस के मजबूत होने से उन्हें नुकसान होगा। आप स्ट्रैटेजी समझिए। इसीलिए वो कांग्रेस की जो कमज़ोरी है उसका फ़ायदा उठा करके पूरी तरह से इस समय बार्गेनिंग की सिचुएशन में आके खड़े हो गए हैं। हालात ये है कि जब इन क्षेत्रीय दलों को ये बखूबी मालूम है कि इनमें से कोई भी कांग्रेस के साथ के बिना भाजपा को कड़ी टक्कर देने में सक्षम नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए विपक्षी गठबंधन में सीटों का बंटवारा सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि उसके सहयोगी क्षेत्रीय दलों को उसका कमज़ोर होना ही ज़्यादा रास आ रहा है। अब आप ये देखिए, मैंने शुरुआत में यही बात की थी कि आज की तारीख में अगर कोई फटेहाल पार्टी है तो वो है कांग्रेस। क्यों? क्योंकि कांग्रेस अपने आप को जिस रसातल में गिराती जा रही है, उसके लिए वो खुद ही ज़िम्मेदार है। ये भी इस समय लग रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को छोटी पार्टी भी चुनौती देती हुई आपको दिखाई देंगी। अब केजरीवाल को लीजिए ना, अभी उसकी पार्टी कितने दिन की है?
लेकिन जलवा देखिए, कुछ समझते ही नहीं है वो कांग्रेस पार्टी को। पंजाब हो, दिल्ली हो, वो भी कहीं भी कांग्रेस को सुना के चले जाते हैं। तो ये जो हालात कांग्रेस ने बनाए हैं, ये उसने खुद ही बनाए हैं। और बीजेपी बीजेपी क्यों मजबूत होती जा रही है? मैंने उत्तर प्रदेश का ज़िक्र इसलिए किया था क्योंकि उत्तर प्रदेश से रास्ता होकर के दिल्ली पहुँचता है। हालाँकि आप देखिए कि 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई है, आपको क्या लगता है कि कोई पार्टी आने वाले दिनों में बीजेपी के सामने टिक पाएगी? ये जो सीट शेयरिंग है, इनका सीट शेयरिंग ही लास्ट मोमेंट तक चलता रहेगा। अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, कहाँ कैसे किसको लड़वाना है, ये तो बात बहुत दूर की है। अभी इनका मामला सीट शेयरिंग से ही बाहर नहीं निकल के आ पा रहा। तो आने वाले दिनों में दोस्तों ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब सीट शेयरिंग का कहते हैं ना कि खुलासा होगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा। पहली बात तो वो वक़्त ही नहीं आएगा और अगर आ भी गया ना, तो इन लोगों में इतने जूते लात चल रहे होंगे कि आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय मुझे ज़रूर दें। आपको मेरे कंटेंट कैसे लग रहे हैं, ये मुझे बताएँ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।